करेंगे मुंबई में हो रही लगातार बारिश की बात से, जहां बीती रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के कारण मुंबई में कई जगहों पर पानी भर गया है। सड़क से लेकर पटरियों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। रेलवे, लोकल ट्रेन समेत उड़ानों पर भी भारी बारिश का असर पड़ा है। मुंबई के अधिकांश हिस्सों पर सड़कें दरिया दिख रही हैं। हालात बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता। तो विवेक, हम लगातार आपसे अपडेट ले रहे हैं, शहर के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को। आपने पहले बताया था कि मुंबई में जो येलो अलर्ट था वो ऑरेंज होते होते हुए रेड अलर्ट हो चुका है। इस वक्त क्या हालात हैं? क्या कहीं कोई रिलीफ बरसात में या बारिश में, या अभी भी जस की तस स्थिति है? विपिन, देखिए अभी जो है वो बारिश थमी हुई है, ड्रिजलिंग हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि रुक रुक के बारिश तेज होती रहेगी, क्योंकि अब जो ये अलर्ट है वो रेड अलर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर आते ये सारे जो जगह है वो रेड अलर्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। आने वाले समय में सभी प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बाकायदा कंट्रोल रूम में जाकर पूरे सिचुएशन का जायजा लिया कि मुंबई, पालघर और नवी मुंबई में क्या सिचुएशन चल रही है, और जितनी भी जो भी रेस्पॉन्स टीम है, जो उन सभी रेस्पॉन्स टीम को हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन हर साल विपिन एक ही सवाल खड़ा होता है कि बीएमसी, जिसका बजट 50,000 करोड़ का है, और हर साल बड़े दावे किए जाते हैं कि मानसून में मुंबई की जनता को कम से कम दिक्कत होगी। देखिए मेरे पीछे बीएमसी है, बृहन्मुंबई महानगर मुख्यालय, ये हेडक्वार्टर है बीएमसी का, और इसी हेडक्वार्टर में सारी फाइलें बनती हैं, सारी तैयारियां होती हैं, सारी प्लानिंग होती है। हर साल इसी बिल्डिंग के अंदर मानसून की सारी तैयारी की जाती है, और हर साल ये दावा किया जाता है कि इस बार मुंबई की जनता को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए हर बार जब बारिश 300 mm या फिर 250 mm के पार बारिश चली जाती है, तो हकीकत जो है वो सारी की सारी जो बीएमसी की तैयारियां वो धरी की धरी रह जाती हैं, और रियलिटी जो है वो सड़कों पर आती है। देखिए सबब का तो हालत है वो और भी खराब है। अंधेरी सबवे बंद हो जाता है, मलाड सबवे बंद हो जाता है, थार सबवे बंद हो जाता है। आप विपिन अंदाजा लगाइए कि अगर सबवे बंद हो गए तो ईस्ट से वेस्ट की जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट जाती है, लोग जा नहीं पाते हैं, ट्रैफिक इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम रेलवे की बात करें तो प्रतिदिन मुंबई में 80 लाख लोग लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। आप समझिए कि सेंट्रल रेलवे सुबह पूरी तरह से ठप हो चुकी थी, ट्रेनें नहीं चल रही थी, हार्बर लाइन अभी भी डिस्टर्ब चल रही है, वेस्टर्न लाइन 10 से 15 मिनट की देरी पे चल रही है। तो अंदाजा लगाइए कि 80 लाख लोग जो डेली ट्रेन से सफर करते हैं, उनका टाइम टेबल अगर डिस्टर्ब हुआ तो पूरा का पूरा जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लोग सड़कों पर आते हैं क्योंकि उन्हें दफ्तर जाना होता है, जरूरी कामकाज से जाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं एयर ट्रैफिक की। एयर ट्रैफिक का भी पूरा ज्यादा इफेक्ट पड़ा। मुंबई जो बड़ा एयरपोर्ट है, 2 रनवे वहां पे, पैरेलल रनवे, इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि उनको लैंडिंग में दिक्कत हो गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को जयपुर और अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। यानी कि अब अगर एक टाइम में कहा जाए कि अगर मुंबई में ज्यादा बारिश होती है तो ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, डगमगा जाता है, और जो पब्लिक है उसको सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ता है। आज हफ्ते का पहला दिन था, सोमवार का दिन था, और सबको पता था कि अगर मुंबई में अगर लोकल ट्रेन इफेक्ट होती है, बारिश ज्यादा होती है, ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी को उठाना होगा तो मुंबई की जनता को उठाना होगा। वही हुआ विपिन। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह चौक हो गया। यानी कि जो रास्ता आधे घंटे में लगता था, वही रास्ता अब लोगों को कम से कम 1 से 1.5 घंटे जाने में लगे। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े दावे होते थे बीएमसी के की तैयारियां पूरी हैं, अगर वाटर लॉगिंग नहीं होगी, अगर किसी लो लाइन इलाके में वाटर लॉगिंग हो भी जाती है, उसे जल्द से जल्द निकाला जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सारी तैयारियां जो मेरे पीछे बीएमसी का हेडक्वार्टर देख रहे हैं, सारी तैयारियां यहीं पे होती हैं, मीटिंग सारी यहीं होती हैं, सारी जो रिस्पांस टीम वो यहीं से मॉनिटर करती है। लेकिन मुझे लगता है कि सारी की सारी तैयारियां इसी इमारत में रह जाती हैं। रियलिटी में हर साल मुंबई को बारिश और मानसून, और जब भी ज्यादा बारिश हो जाती है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विपिन जी, सही कह रहे हैं विवेक आप की हर साल जैसे ही बारिश अपना रूप बदलती है, थोड़ी नॉर्मल से ऊपर जाती है, तो यही दृश्य जो इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो रेल की पटरियां हो, चाहे वो एरो स्ट्रिप हो, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त और सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। फिलहाल आपके लिए शुक्रिया, लगातार आपके पास आते रहेंगे विवेक, और अपडेट आपसे लेते रहेंगे बारिश का, क्योंकि अब मुंबई में
या MMR रीजन में अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट है। इधर मुंबई में भारी बारिश से उड़ानों पर खासा असर पड़ा है, जैसा विवेक भी बता रहे थे। लेकिन पर्टिकुलर एयरलाइंस की बात करें तो इंडिगो ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंडिगो का कहना है कि मुंबई में लगातार बारिश के चलते फ्लाइट्स को डिपार्चर और अराइवल पर असर हो रहा है। कृपया एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट्स को जरूर चेक कर लें। इसके अलावा इंडिगो ने प्रभावित होने वाली उड़ानों के यात्रियों को पूरा रिफंड या दूसरी फ्लाइट में टिकट बुक करने का ऑप्शन दे दिया है। वहीं विस्तारा एयरलाइंस ने भी अपने यात्रियों को अलर्ट किया है। मुंबई एयरपोर्ट के मुताबिक कल देर रात से अब तक 27 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। जैसा विवेक बता रहे थे कि 50 से ज्यादा उड़ानें अब वो डाइवर्जन में आ चुकी हैं या रद्द हो चुकी हैं। तो इस समय स्थिति मुंबई की अच्छी नहीं है। बारिश अभी भी हो रही है, हाई टाइड्स की भी बात थी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। IIMD के सीनियर साइंटिस्ट केएस हुसालीकर का भी कहना है कि अभी मुंबई में बारिश का असर रहेगा। जो बरसात हुई है वो जो 268 मिलीमीटर बरसात हुई और ये सिर्फ सांता क्रूज में नहीं, कई जगह पर इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे, खास करके सबर्बन के इलाकों में। और ये जो बरसात हुई है इसमें ऑलमोस्ट मोर देन 80% बरसात जो है वो रात को होने के कारण जो है, थोड़े समय में होने के कारण मुंबई की जो कुल परिस्थिति है, जैसे रास्ते है, ट्रेन है, ये सब जो है बाधित है। और अब जो है पिछले 3-4 घंटे से अगर आप देखेंगे कि मुंबई में बरसात थोड़ी सी थम गई है, लेकिन वेदर क्लाउडी है। इधर मुंबई के साथ साथ पूरे देश में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने देश के 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं दूसरे राज्यों की क्या स्थिति है, चाहे उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, असम और गोवा। ये तस्वीरें अभी आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर, जहां पर इन सभी राज्यों में स्थिति अच्छी नहीं है। सड़कें इस वक्त नदियों जैसी दिखाई दे रही हैं, जल भराव है, नदियां उफान पर हैं, घरों में पानी भर रहा है और बाढ़ जैसे हालात हैं। कैसे मानसून ने जनजीवन को अब पूरी तरह से इस वक्त अस्त व्यस्त कर दिया। उत्तराखंड की बात करें तो वहां चंपावत में SDRF ने 30 लोगों को रेस्क्यू किया है। चंपावत के जगपुरा इलाके में बाढ़ की वजह से 30 लोग फंस गए थे। वहीं राजस्थान के पिलोडी इलाके में लोगों के घरों में पानी घुसा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मूसलाधार बारिश से जटाशंकर धाम डूब गया। तो असम में कई जिलों में बाढ़ का कहर है। असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ से 8 लोगों के जान भी जाने की खबर है। तो गोवा में भारी बारिश का अलर्ट है। गोवा सरकार ने पूरे राज्य में स्कूलों को बंद करने के आदेश दे रखे हैं। तो अगर आपके इलाके में भी भारी बारिश हो रही है तो हम कहेंगे कि सतर्क रहिए और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। चलिए, बारिश के बाद अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन कंसोलिडेशन देखने को मिला। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 36 पॉइंट गिरकर 89,960 पर टिका और निफ्टी 3 पॉइंट गिरकर 24,321 पर बंद हुआ। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। बैंकिंग शेयरों के साथ आज मेटल, फार्मा शेयरों पर भी दबाव दिखा। तो वहीं FMCG, PSE एनर्जी शेयरों में खरीदारी का रुझान था। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार में, ऐसे में कहां निवेश करें, सबके मन में एक दुविधा होती है। इसका हल खोजने की कोशिश CNBC आवाज ने की। CNBC आवाज से खास बातचीत में MOFSL के गौतम दुग्गड़ ने बताया कि वो कहां पर इस वक्त निवेश के लिए देख रहे हैं। इस पे अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को देखेंगे तो हमारे पास PNB हाउसिंग फाइनेंस एक डायरेक्ट प्ले हमने रखा है, बिकॉज हमें लगता है वहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ रिटेल AUM काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। बैलेंस शीट क्लीन अप हो चुका है। दूसरा, वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ते हैं वहाँ पे, तो हमें PNB हाउसिंग वहाँ पे ठीक लगता है। दूसरा, आपने व्हीकल फाइनेंस की बात की, वहाँ हमें लगता है कि ये क्वार्टर के नंबर थोड़े से बेटर रहेंगे कंपेयर टू हाउसिंग फाइनेंस, बिकॉज मार्जिन्स आर रिलेटिवली स्टेबल टू अपवर्ड स्लोपिंग देयर। तो वहाँ पे हमारा प्रेफरेंस रहा है चोला, और वो चोला भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है काफ़ी टाइम से। पिछले 2-2.5 साल से हम PSU बैंक्स पे बहुत पॉजिटिव रहे हैं और ये क्वार्टर में भी हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। हमारा अभी भी प्राइवेट बैंक्स पे अंडरवेट है और PSU बैंक्स पे एक बड़ा ओवरवेट बना हुआ है। सो टोटल फाइनेंशियल्स वी आर न्यूट्रल, बट विद इन दैट PSU बैंक इज़ अ बिग ओवरवेट, private bank is a small marginal underweight and NBFC is a neutral position. Mahindra and Ashok Leyland ये 2 पिक्स रखे हमने मॉडल पोर्टफोलियो में। अर्निंग्स काफ़ी ठीक रहेगी, 18% का ग्रोथ का हमारा अनुमान है ये क्वार्टर में।
जिसमें टू व्हीलर्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, ऑन वॉल्यूम्स के नंबर आ ही चुके हैं। हम स्टेपल्स में अंडरवेट थे, अभी भी अंडरवेट है, सिर्फ हमने आईटीसी का जो वेट है वो हिंदुस्तान लीवर गोदरेज में शिफ्ट कर दिया है। बाकी जो हमारे फेवरेट पिक्स थे, डीमार्ट, जोमैटो, टाइटन, इंडियन होटल्स, ये सब हमने रखे, और साथ में 2 और स्टॉक्स हमने उसमें ऐड किए, केईआई इंडस्ट्रीज और कल्याण ज्वेलर्स। पहले से हमारे पास मेट्रो सेलो है, तो हमारे पास टोटल 10 कंज्यूमर स्टॉक्स है, जिसमें से 8 डिस्क्रिशनरी है और 2 स्टेपल्स है। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर खास फोकस कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बजट में ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर के लिए बड़े ऐलान संभव है। पूरी खबर के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर किस तरह के ऐलान की उम्मीद करें बजट में हम? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सरकार ने अपना फोकस रखा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, वो आगे भी जारी रहेगा और इसकी झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ग्रीन एनर्जी से लेकर के एथनॉल प्रोडक्शन, मेथनॉल प्रोडक्शन, रिन्यूएबल पावर, सोलर पावर और विंड एनर्जी, सबको लेकर माना जाएगा। और इसमें बता दूं कि सरकार ने 2028 तक सालाना 50 गीगावाट प्रोजेक्ट को बिड करने का लक्ष्य रखा है, तो उस तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। वैसे तो कदम कई सारे हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है, जिसकी झलक आपको बजट में मिलेगी, लेकिन 4 चीजें काफी महत्वपूर्ण है जिस पर नजर रखनी चाहिए, जिसकी संभावना है। पहला, जो प्रधानमंत्री के दिल के काफी करीब है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जो रूफटॉप सोलर स्कीम है, उसका सरकार आवंटन बढ़ा सकती है, क्योंकि 10 मिलियन घरों तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य लगभग समय से पहले पूरा कर लिया गया है। उसका सरकार दायरा बढ़ाएगी, उसका आवंटन बढ़ाएगी, उसका लक्ष्य और ज्यादा रख सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो आपको ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकार ने 100 करोड़ से बढ़ा करके 600 करोड़ रुपए पहले ही बजट कर दिया है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन पर काफी ज्यादा निवेश की जरूरत है, तो सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी विशेष जोर दे सकती है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बजट का आवंटन बढ़ता हुआ आपको दिखे। तीसरा है एनर्जी ट्रांजिशन। जो अभी ग्रीन एनर्जी में नहीं है, उनको एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए इंसेंटिव पर जोर दिया जा सकता है इस बजट में। और चौथा, जो सबसे ज्यादा चुनौती इस वक्त बन के खड़ी है, वो है कि जो वेस्ट बनता है ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन से, जैसे कि सोलर वेस्ट हुआ, बैटरी का वेस्ट हुआ, उसका निस्तारण कैसे किया जाए। तो यहां पे खासतौर से ईपीआर, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका एक फ्रेमवर्क इस बजट में आपको देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले नीति आयोग ने इस पर चिंता भी जताई थी। तो मुझे लगता है कि ये सारा आपको बजट के एक महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर निकल कर आएगा 23 तारीख को, जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस बजट अपडेट के लिए। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन माफ कीजिए, तो हम कुछ और खबरें ले लेते हैं ब्रेक से पहले। और हमारे साथ हमारे सहयोगी यतिन मोहता आप जुड़ेंगे। बजट को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की विशलिस्ट भी सामने आने लगी है। इस बजट से क्या चाहती है गोल्डमैन सैक्स, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। बजट ब्रोकरेज व्यू में आज सबसे पहला ब्रोकरेज हम लेने जा रहे हैं। कोशिश ये करेंगे हर एक दिन आपको एक ब्रोकरेज अपडेट दें, बजट के एक्सपेक्टेशंस क्या है और बड़े ब्रोकरेज हाउस क्या मान के चल रहे हैं। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स का वो जादुई आंकड़ा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट का करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो होगा 5.1%। यानी FY25 का जो बजट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट होगा वो 5.1 होगा, और अगले साल का जो एस्टिमेट होगा वो लगभग 4.5% होगा। और कहीं ना कहीं गोल्डमैन को लगता है कि सरकार का फोकस फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने पे होगा, बहुत ही डिसिप्लिन बजट रहना चाहिए। सरकार FY25 में क्या कर सकती है, एक बड़ा RBI का डिविडेंड है, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक कुशन है अपने वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट पे बहुत बड़ा असर नहीं डालेगा। अगर हम बात करें तो काफ़ी लिमिटेड स्कोप है किसी प्रकार का स्टिमुलस देना मिडिल क्लास को या जनरल स्टिमुलस देना बाजार को, लेकिन काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे स्पेंड्स आपको होता हुआ दिखेगा गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से। फोकस एरिया क्या रहेगा, देखिए जॉब क्रिएशन और लेबर हेवी जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ इंसेंटिव्स आते हुए देखेंगे आप, PLI आते हुए देखेंगे, MSMEs के लिए खास ध्यान दिया जा सकता है इस बजट में। एक्सपोर्ट सेक्टर और एक्सपोर्ट स्कीम्स जितनी भी हैं उसको सरकार इस बजट के माध्यम से बढ़ावा देने की कोशिश करेगी फिर से एक बार। और ग्रीन फाइनेंसिंग उसको किस हिसाब से आगे बढ़ाया जाए वो भी एक खास फोकस रहेगा, क्योंकि सरकार के काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन और सोलार और दूसरे हाइड्रोजन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ग्रीन फाइनेंसिंग पे एक फोकस रह सकता है इस बजट में। सेक्टर्स कौन से देखने हैं, 4 बड़े सेक्टर्स जो गोल्डमैन सैक्स ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां सरकार एक्शन ले सकती है। सबसे पहले रेलवेज,
5,000 किलोमीटर के नए ट्रैक्स, अपग्रेडेशन तो हो ही रहा है लेकिन नए ट्रैक्स लगेंगे हर साल। कहीं ना कहीं वो टारगेट आप रेलवे मान के चलिए सरकार अनाउंस कर सकती है। इसके अलावा टेक्सटाइल एक लेबर हेवी सेक्टर है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको दिखता है जॉब क्रिएशन, तो टेक्सटाइल पे खास फोकस रहेगा। खास करके पीएलआई टेक्सटाइल अपैरल और टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में आ सकती है। पानी, पीने के पानी की योजना जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस पे रहेगी सरकार के, क्योंकि रूरल मार्केट्स में अभी भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, तो वो स्कीम पे बहुत ज़्यादा फोकस रह सकता है। और आखिर में टूरिज्म, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी जॉब क्रिएशन होती है पूरे के पूरे वैल्यू चेन में, तो टूरिज्म को भी किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उस पर फाइनेंसिंग किया जाए, ये भी सरकार का खास फोकस होगा। जी शुक्रिया। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई थी या फायदा उठाने वाले छात्रों की पहचान हो सकती है। आज नीट मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। दोबारा सरकार को जवाब देने के लिए अब 2 दिन का वक्त मिला है। आज कोर्ट ने क्या कहा, जानने के लिए हम अपने संवाददाता असीम मनचंदा से बात करेंगे। तो असीम, अब सारी जितनी भी याचिकाएं थी उनकी एक साथ सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। क्या बातचीत हुई आज पूरी सुनवाई के दौरान? नीट की परीक्षा शुरू से ही विवादों में है। छात्रों के मुताबिक पेपर लीक हुआ है और छात्र परीक्षा को रद्द करके दोबारा से करवाने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज गर्मी की छुट्टियों के बाद दोबारा से खुला था और उस पूरे मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े तेवर इसको लेकर के दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 23 लाख छात्रों के भविष्य और कैरियर से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सख्त शब्दों में पूछा कि आप बताइए कि कितना इसका दायरा कितना बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ तो हो सकता है कि इसका दायरा काफी बड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इस परीक्षा के पेपर के लीक होने से कितने छात्रों को फायदा पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप इन सभी सवालों के जवाब हमें 2 दिन के अंदर दीजिए। अगर हमें लगता है कि परीक्षा की शुचिता कहीं से भंग हुई है तो हम इस परीक्षा को दोबारा से करवाएंगे। तो अगले 2 दिन के अंदर केंद्र सरकार को सारे सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट को देने होंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर उनको ऐसा लगता है कि पेपर की सैंक्टिटी कहीं भी प्रभावित हुई है तो ये परीक्षा दोबारा हो सकती है। तो 2 दिन के बाद इस मामले की सुनवाई दोबारा से कोर्ट के अंदर होगी। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए असीम। आने वाले बजट में सरकार टॉय सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। आखिर ये इंडस्ट्री इन दिनों सरकार को क्यों लुभा रही है, जानने के लिए खिलौना फैक्ट्री पहुंचकर इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ने। हरियाणा की बहादुरगढ़ की इस फैक्ट्री में बन रहे ये खिलौने बच्चों को तो पसंद आते ही हैं, इन दिनों सरकार को भी खूब लुभा रहे हैं। सरकार जानती है कि इन खिलौनों की बदौलत झटपट नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, वो भी कम लागत पर। मसलन इस फैक्ट्री में 2020 के बाद करीब 18 करोड़ का निवेश किया गया, जिससे 400 अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला। थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो जैसे हम मेन सिटी में नहीं हैं तो लेबर की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी की परेशानी रहती है। जितनी हम अभी कैपेसिटी है हमारी, उसके हिसाब से डोमेस्टिक डिमांड को ही पूरा कर पाते हैं। अगर जैसे पीएलआई की बात करते हैं, हम कैपेसिटी जब नहीं बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट इज़ द ओनली ऑप्शन। इंडिया में तो लिमिटेड डिमांड है और बड़े प्लेयर्स और दूसरे भी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी टॉय सेक्टर को भविष्य का पावर हाउस का दर्जा दे चुके हैं। अब इस सेक्टर की आने वाले बजट से उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि इस बार बजट में करीब 35,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। इंडस्ट्री के मुताबिक इस स्कीम से टॉय सेक्टर के विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। अभी टॉय इंडस्ट्री की सालाना ग्रोथ 10 से 12% पर है। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और कैपिटल प्रोविज़न दोनों का फ़ायदा होगा। एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नीचे आएगी और उसको सस्टेन करने के लिए जो हमारे को पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो आएगा। इससे हम उम्मीद करते हैं कम से कम जो रेट ऑफ ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री का 20% पर एनम इससे जाना चाहिए। रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने वाली इस पीएलआई स्कीम पर टॉय सेक्टर की दावेदारी 3 वजहों से बढ़ जाती है। पहला, इस सेक्टर में लागत के मुकाबले रोजगार पैदा करने की क्षमता ज़्यादा है। हर $10 मिलियन के रेवेन्यू पर 1000 लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। दूसरा, टॉय की फैक्ट्री लगाने में दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मुकाबले काफ़ी कम समय लगता है। तीसरा, इसमें निचले तबके के लोगों को रोजगार बड़ी संख्या में मिलता है। 2-3 पॉइंट्स हमारे रहे हैं। एक तो खिलौने को एक ही उसमें रखा जाए
कि 12% और 18% जो दो वाइफरकेशन है वो नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ पे 18% GST है, जबकि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हैं आज की डेट में, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारा ये सरकार से आग्रह है कि खिलौने की और बढ़ोतरी करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई टॉय बोर्ड बनाया जाए, जिससे कि सारे मैन्युफैक्चरर्स अंडर वन बोर्ड आ जाएं और कोई भी उनकी समस्या है किसी भी तरह की तो जगह जगह उनको भागना ना पड़े। दरअसल पिछले कुछ सालों से टॉय सेक्टर की रौनक बढ़ने लगी है। ये सब शुरू हुआ कोविड के दौर में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में घरेलू टॉय इंडस्ट्री का आह्वान करते हुए आत्मनिर्भर बनने की अपील की। इसके तुरंत बाद नीतिगत तौर पर दो बड़े फैसले हुए। पहला, इंपोर्ट ड्यूटी को 70% तक बढ़ा दिया गया और दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल के सख्त ऑर्डर जारी किए गए, जिसके बाद सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए BIS सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया। जिसके बाद 10 सालों के अंदर ही टॉय इंपोर्ट में 50% से ज़्यादा की कमी आई। वहीं एक्सपोर्ट ग्रोथ में 239% का भारी उछाल दर्ज किया गया। अब हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि पहले हमारा फोकस था डोमेस्टिक मार्केट, जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। जब हमने अपना चैलेंज पूरा कर लिया, हमें पता है कि हम डोमेस्टिक मार्केट को पूरा फिल्टर कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑल्सो। अभी हमने पास्ट ईयर्स में कुछ एक्सपोर्ट्स किए हैं। लास्ट ईयर जब हमारी टॉय फेयर लगी थी, काफ़ी हमारे पास कंट्रीज़ के बायर्स आए थे, जिसमें से कुछ बाहर से हम लोगों को ऑर्डर दिए और हमारी क्वालिटी उनको अच्छी लगी, उन्होंने रिपीट ऑर्डर्स भी किए। भारत में खिलौनों की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भारी कमी है। पूरी इंडस्ट्री का 80% हिस्सा छोटे और मझौले उद्योगों का है। 4000 से ज़्यादा MSME यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में जुटी हैं। फिलहाल इंडियन टॉयज़ इंडस्ट्री की USA, UK, जर्मनी समेत 100 से ज़्यादा देशों में मौजूदगी तो है, लेकिन $120 बिलियन के वर्ल्ड टॉय मार्केट में भारत की हिस्सेदारी महज 1% है। घरेलू टॉय इंडस्ट्री आज एक ऐसे मुकाम, एक ऐसे लॉन्चिंग पैड पर खड़ी है जहां उसे PLI स्कीम और इनोवेशन के लिए इंसेंटिव जैसे बूस्टर्स की सख्त जरूरत है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार कुछ ऐसे कदमों का ऐलान करेगी जिसके बाद घरेलू टॉय इंडस्ट्री अगले 4-5 सालों में $3 बिलियन का आंकड़ा छू सके, साथ ही भारत ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ सके। कैमरामैन बलवीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए तो यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के रूस के दौरे पर हैं। वो वहां 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच साल 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ये पहला मौका होगा जब PM मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा करेंगे। इससे पहले वो 2019 में रूस गए थे। वहीं मोदी और पुतिन की आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में SCO समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। आज पुतिन के साथ PM मोदी का प्राइवेट डिनर भी होना है। मॉस्को से आनंद नरसिम्हन बता रहे हैं PM मोदी के दौरे के और ज्यादा डिटेल्स। का टचडाउन होगा वैनुकोवर एयरपोर्ट में, जहां पर उनको स्टेट वेलकम दिया जाएगा। बड़े साजो सम्मान से उनका स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से जहां पे वो ठहरे हैं, जिस होटल में ठहरे हैं, क्रेमलिन और रेड स्क्वायर के ठीक सामने, वहां तक का घंटा का रास्ता करीब 40-45 मिनट का है। उसके बाद प्रधानमंत्री थोड़ा विश्राम करेंगे। आज उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, लेकिन आज शाम को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्हें एक 1-on-1 डिनर के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है और वो उनको होस्ट करेंगे। शाम को मॉस्को टाइम को शाम को 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये 1-on-1 वार्ता चलेगी और जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस के लिए ये विजिट उतना ही ऐतिहासिक है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भारत के लिए है। दोनों देश आपस में अपने संबंधों को और गहरा करना चाहेंगे। 2021 के बाद एनुअल मीट की जो बात हुई थी वो नहीं हुई है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये शायद पहला बड़ा विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और जहां पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वेस्ट से, उनको पश्चिमी देशों से, खासकर अमेरिका से प्रेशर है PM मोदी पर कि वो इस युद्ध को समाप्त करने का प्रेशर व्लादिमीर पुतिन से कहें। लेकिन क्रेमलिन ने उधर कहा है, देखिए हम हर बात पर बात करने को तैयार हैं,
कोई भी विषय ऑफ द टेबल नहीं है। रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर चीज पर बात करेगा, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, हमारा रिश्ता दोस्ती का है। मंगलवार को सुबह सुबह भारतीय कम्युनिटी के साथ भी उनकी एक एंगेजमेंट है। करीब 500 भारतीय मूल के जितने भी यहाँ प्रवासी रहते हैं उनसे वो मिलेंगे। रंगारंग कार्यक्रम है, कल्चरल प्रोग्राम है, और फिर मंगलवार को उस कार्यक्रम के बाद वो वहाँ जो वीर गति को प्राप्त हुए उन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देंगे। एक न्यूक्लियर म्यूजियम है जहाँ प्रेसिडेंट पुतिन उनको ले जाएंगे। टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट और साइंस इसका एक म्यूजियम है। उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता लंबी चलेगी और कहीं दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को से वियना के लिए जाएंगे। एक बार फिर से लौट के बात करते हैं देश के अंदर की अन्य राजनीतिक खबरों की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 0। बीजेपी विधायक वोटिंग के दौरान विधानसभा से वॉकआउट कर गए। वोटिंग से पहले विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 76 विधायक हैं। हेमंत सोरेन ने 3 जुलाई को सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जिसके बाद सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने राज्यपाल को 44 विधायकों की समर्थन लिस्ट सौंप दी थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री जून में कम हुई है। दूसरे देशों में भी ईवी की रफ्तार धीमी पड़ रही है। क्या इस वक्त इलेक्ट्रिक कार खरीदना सही रहेगा, जानने के लिए कंज्यूमर अड्डा में आज होगी बड़ी चर्चा। इलेक्ट्रिक कार सुस्त पड़ी रफ्तार, 5:57 पे आज का कंज्यूमर अड्डा। चलिए तो यहां पर आपसे फिलहाल इजाजत लेते हैं, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट करें ताजा और अपडेटेड खबरों के लिए, वो भी बस एक क्लिक पर। नमस्कार।